रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर शुरू किया था हेड्स ऑफ इनकम, उसमें से हमने 2 तो डिस्कस कर लिए थे उसमें, लेकिन बाकी 3 रहते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी, नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 3 बिजनेस, 4th कैपिटल गेन एंड 5th वन इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब हम देखते हैं जो हमारा 3rd वन है इनकम फ्रॉम बिजनेस के, जो बिजनेस से इनकम आती है उस पर टैक्स किस तरह से होता है। The third source of income is income from business. Business mean any activity the motive of which is to earn profit. Income from business is taxable. यानी कि ऐसा बिजनेस जो करने का मकसद हो कि उससे प्रॉफिट गेन किया जाए, और प्रॉफिट भी उतना जिसकी एक लिमिट है कि अगर एक बंदा साल में इतना कमाता है, वो जो है गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, तो उस पर कितने % जो है वो टैक्स होगा। तो सबसे पहले हमने देख लेते हैं कि इसके रेलिवेंट प्रोविजन क्या है। सेक्शन 18 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब बिज़नेस में किस किस तरह से एक्टिविटीज़ या कौन कौन से काम आ जाते हैं। इसमें ट्रेड आ सकती है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे किसी ने कुछ बनाने की फैक्ट्री लगा ली अपनी प्राइवेट, कुछ प्राइवेटली कुछ चीज़ें बनाता है, कोई प्रोफेशन हो गया ऐसा, या फिर कोई और वोकेशनल वर्क है जिससे वो अर्निंग कर रहा है, तो वो बिज़नेस की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे जो इसका मेन प्रिंसिपल वो यही है कि बिज़नेस शुड बी कंटिन्यू ड्यूरिंग द इनकम ईयर। यानी कि जो इनकम ईयर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो जुलाई से शुरू होकर जो है ना वो जून तक चलता है। तो जो इनकम ईयर वो पूरा साल जो बिज़नेस है इनकम ईयर में चलता हो, तो उस पर जो है वो जो टैक्स है वो लागू होगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, किस किस चीज़ों पे जो है वो टैक्स लगता है जो बिज़नेस में। तो सबसे पहले जो गेन है, लाइक जो प्रॉफिट अर्न करेगा एक पर्सन बिज़नेस पे, उस पर टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम ट्रेड, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रेड को कर रहा है, उसके जो इतना वो कमा रहा है कि उसकी साल की इतनी ज़्यादा इनकम बन जाती है जो टैक्स की कैटेगरी में कंसीडर होगी, तो उस पर टैक्स लागू है। कोई प्रोफेशन है, जैसे इफ़ अ पर्सन अर्न्स थ्रू इंटेलेक्चुअल स्किल्स हिज इनकम शैल बी टैक्सेबल। जैसे जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं, अगर वो लिखते हैं बुक्स कंटिन्यूसली, उनकी पब्लिश होती है, बुक्स की डिमांड है, तो उस पर भी वो टैक्स देंगे। सर्विसेज है, जैसे किसी पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है सोसाइटी में, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी है, जैसे कोई बंदा है, किसी ने प्रॉपर्टी जो है वो लीज़ पे हायर की हुई है या लीज़ पे दी हुई है, तो उस पर उससे उसको इतना इनकम आ रहा है, तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर एक पर्सन उसने कर्ज़ा लिया है और कर्ज़ा लेके उसने कारोबार शुरू कर लिया और उसको बेनिफिट हो रहा है उससे, तो उस पर भी जो है वो टैक्स लगेगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये जो है ना मेथड, जस्ट मैं आप लोगों को बाय नेम बता देती हूँ कि इसमें कौन किस तरह से अकाउंटिंग होगी। तो कैश बेसिस भी हो सकती है, एक्यूरल बेसिस भी हो सकती है। तो इसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, इसका क्या प्रोसीजर होता है। ये जस्ट आप 2 नाम याद रख कर लीजिएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी होगा। चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगर मेथड चेंज करना है तो वो कमिश्नर की जो है ना वो उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो उसके ऑर्डर पे अगर वो कहे तो कैश बेसिस पे इसकी काउंटिंग की जाएगी कि साल में कितना उसने इनकम किया और कितनी उसकी प्रॉफिट होगी। और या फिर अगर वो चाहे तो मेथड को या तो कैश बेसिस कर सकता है या एक्यूरल बेसिस कर सकता है। इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल, अब हम देखते हैं बिजनेस में कौन कौन सी इनकम्स हैं जो टैक्सेबल कंसिडर नहीं की जाती। रिवेन्यूरेशन रिसीव्ड बाय एन एग्जामिनर, जैसे एग्जामिनेशन जो होते हैं वो जो टीचर्स या जो एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं, जो उनको या कोई जो इन्विजिलेटर्स होते हैं जो उनको रेम्यूनरेशन यानी जो उनको उजरत या उनको जो पेमेंट दी जाती है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम नॉन प्रोफेशनल राइटिंग, कोई पर्सन उसने वैसे ही कोई बुक लिख दी है कभी इस तरह से, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इनरोलमेंट फी रिसीव्ड बाय बार काउंसिल, ड्यूज रिलीज आफ्टर डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को क्लोज़ किया है और सब जितने भी उसके पार्टनर्स हैं उनको उनका हिस्सा दिया गया है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, द 4th सोर्स ऑफ इनकम कैपिटल गेन, दिस इज़ आल्सो टैक्सेबल। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 37 एंड 38 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन means any profit or gain arising from the disposal of capital assets। capital assets पहले आप समझ लें किसे कहते हैं।
ऐसी कोई आप किसी पर्सन के पास कोई ऐसी महंगी चीज़ पड़ी है, जैसे गोल्ड पड़ा है, जैसे हम मुस्लिम तो उस पर ज़कात दे देते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उस पर टैक्स देते हैं। जैसे कोई कोई इस तरह से कोई भी ऐसी महंगी प्रॉपर्टी है वो उसको सेल करते हैं कुछ अर्सा अपने पास रखने के बाद, 6 महीने, साल या 1 साल से ज़्यादा, तो उस कैपिटल गेन कहा जाएगा। Definition of capital gain: capital assets means property of any kind held by an assessee, लाइक किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसकी जो है वो कीमत काफ़ी ज़्यादा हो, जो टैक्सेबल हो, और उसको सेल करने पे, जैसे फ़र्ज़ करें किसी पर्सन ने कोई प्लॉट ख़रीदा, उसको 1 साल रखा, 2 साल रखा, 4 साल रखा, उसके बाद सेल कर दिया, तो उसी हिसाब से उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। इंस्टांसेस ऑफ कैपिटल एसेट्स, अब एक तो मैंने आपको प्लॉट की एग्जांपल दे दी है, जैसे पार्टनर्स शेयर इन फर्म, किसी भी फर्म में उसने कुछ शेयर लगा दिए और उसको हर साल उसकी जो है वो प्रॉफिट मिल रही है उस शेयर पे, तो उस पर वो टैक्स देगा। इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट, अब उसने कोई भारी अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक खुद ही एनुअली उसमें से जो टैक्स बनता है वो काट लेता है और उसको गवर्नमेंट ख़जाने में जमा करवा देता है। एनी प्रीशियस पेंटिंग, जैसे कोई बहुत महंगी पेंटिंग है, उसको सेल करने पे भी उस पर टैक्स लागू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होगा जो 1 साल या उससे कम के लिए जो रख गई उसको सेल कर दिया जाए, और लॉन्ग टर्म वो होगा जो 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखा और उसके बाद उसको सेल कर। व्हाट आर नॉट कैपिटल एसेट्स, कौन सी चीज़ें जो कैपिटल एसेट्स कंसिडर नहीं की जाएंगी, यानी कि उन पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। एनी स्टॉक इन ट्रेड, एनी लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ ड्राइव, जैसे कोई किसी की अपनी ज़मीनें हैं तो वो उस पर टैक्स नहीं होगा। रॉ मटेरियल, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़, जो किसी इंसान की अपने, जैसे किसी का अपना घर है, उस पर टैक्स नहीं होगा। कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को कैसे काउंट करना है, किस तरह से एट द एंड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल शुड बी डिडक्टेड, यानी कि जैसे एक बंदे ने एक पेंटिंग ली है, फ़र्ज़ करें मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, 50 रुपये की, लेकिन जब उसने उसको सेल किया तो उसने उसको 150 में सेल किया, तो जो उसने एक्वायर की थी जितने में, वो निकाल के जो उसका ऊपर उसका प्रॉफिट होगा उस पर वो टैक्स देगा। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल गेन, किस तरह से जो है ना वो जो ट्रांसफ़र की जाएगी, जैसे किसी ने इसको सेल कर दिया है, उसको एक्सचेंज कर दिया है, या फिर उसको वैसे जो है ना एक दूसरे किसी पर्सन को दे दिया है, लेकिन उससे कोई कंसिडरेशन ली है और उसकी अमाउंट के हिसाब से ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और जैसे कि अगर उसने कोई चीज़ है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, फ़र्ज़ करें जैसे कोई ज़मीन है, कोई प्लाट है, उसने दूसरे बंदे को सेल किया और उसको ट्रांसफ़र किया, जो ट्रांसफ़र करने के प्रोसीजर में जो उसकी पेमेंट्स लगेंगी या जो जितना भी ख़र्चा आएगा वो, और जितने जो है वो उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली, हमने सैलरी की बात कर ली, हमने बिज़नेस की बात कर ली, और अब कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है जो चारों हेड्स के अंदर नहीं आता, तो जो रह जाएगा हम उसे कहेंगे कि ये अदर सोर्सेज में आता है। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 39, 40, 41 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है वो इनकम अदर सोर्सेज में कंसिडर आती हैं, एक इंक्लूड होती हैं। डिविडेंड्स इज़ अ प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। जो बिज़नेस था उसमें हमने बात की थी, कैपिटल गेन में हमने बात की थी फर्म में किसी के शेयर हैं, लेकिन जो अदर सोर्सेज है, अगर किसी कंपनी में कोई शेयर है उसको उसमें से प्रॉफिट आ रहा है, तो उस पर उसका जो प्रॉफिट होगा जो उस पर 15% वो टैक्स देगा। रॉयल्टी इज़ अ मनी विच इज़ पेड टू ऑथर आर पेंटर, यानी कि एक बंदा जो बुक्स लिख रहा है, जैसे कोई प्रोफेशनल राइटिंग है, तो उसने उसमें अंडर बिजनेस उसने इसको टैक्स नहीं दिया, तो वो अदर सोर्सेज के अंडर जाके अपना टैक्स जो है वो पे करेगा। प्रॉफिट ऑन डेट, जैसे हमने बिज़नेस में बात की है, वैसे ही अगर वो बिज़नेस के अंडर टैक्स नहीं देगा तो वो इसके अंडर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ग्राउंड रेंट, लाइक ज़मीन किसी और पर्सन की है,
लेकिन थर्ड पार्टी ने उसको हायर किया हुआ है, तो उस पे भी जो जो पर्सन जिसने हायर किया हुआ है उसमें वो काम कर रहा है, वो कोई बिज़नेस कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो उसने भी उसको रेंट पे करना पड़ेगा। पेंशन और एन्युइटी, अगर एक बंदा है वो पेंशन ले रहा है और उसकी साल कितनी पेंशन बन जाती है कि वो टैक्सेबल क्राइटेरिया में आती है, तो वो टैक्स पे करेगा। इनकम फ्रॉम प्राइस बाउंड, अब किसी बंदे का जो प्राइस बाउंड है वो निकल आता है और उस पर भी टैक्स देगा। इनकम फ्रॉम लॉटरी, जैसे प्राइस बाउंड है लॉटरी भी उसी के किस्म है, उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग, उसने कोई अपनी बिल्डिंग लीज़ पे दी हुई है और उससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको लीज़ की जो पेमेंट आ रही है उस पर भी उसने टैक्स देना है। एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन, जो अगर उसके पास फ़र्ज़ करें उसका कुछ सेल किया है, कोई और काम किया है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है और उसको पेमेंट मिल रही है उसकी वर्थ कंपनसेशन, तो उसके जो है उस कंपनसेशन में भी उसने जो है वो टैक्स पे करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच आर नॉट टैक्सेबल, कोई टिप्स जैसे किसी को दी जाती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, उस पर जो है वो टैक्स नहीं होगा। इनकम फ्रॉम वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, फर्ज करें किसी का कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, फॉर द टाइम बिंग उसने उसको किसी भी पर्सन को रेंट एज ए रेंटेड प्रॉपर्टी यूज़ के लिए दे दिया है, तो उस पर टैक्स नहीं होगा। एग्जामिनेशन एंड इनरोलमेंट फ़ी जो है उस पर टैक्स नहीं होता। अब हमने देखना है कि जितने हमने हेड्स पढ़े हैं इनकम टैक्स के, इनकम के जिन पे के ऊपर टैक्स जो है वो लागू होता है, तो उसमें डिडक्शन कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहते हैं अगर किसी चीज़ की कीमत उसके इस्तेमाल की वजह से या उसके पुराने हो जाने की वजह से कम हो गई है, तो जितनी कीमत कम हो गई है उतना हम जो उसका टोटल इनकम टैक्स की अमाउंट बनेगी वो हम उसमें से निकाल देंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर उसने किसी चीज़ को जैसे किसी घर को रिपेयर करवाने के बाद सेल किया है तो वो भी जो है उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी। इंश्योरेंस चार्जेस, अगर उसने कोई इंश्योरेंस करवाई है किसी चीज़ की, जैसे फ़र्ज़ करें गाड़ी है, उसके जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ज़कात है, जैसे किसी पर्सन, जैसे मैंने अभी गोल्ड की बात की थी, अगर किसी के पास गोल्ड है उसने उस पर टैक्स नहीं दिया, वो ज़कात पे कर चुका, तो वो भी उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, फ़र्ज़ करें एक बंदे के पास जो है उसके इनकम ऑफ सोर्स जो है वो दो एक से ज़्यादा हैं, जैसे सैलरी भी उसकी है, प्रॉपर्टी भी है, वो पार्ट टाइम को बिज़नेस भी कर रहे हैं, उन सब पे टैक्स बनता है, तो उन सब को वो ग्रोसली काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेपरेटली वो टैक्स पे करेगा, टोटल उसको जो है एग्रीगेट जो बनेगा उस पर उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद उससे टैक्स लिया जाएगा। और उसमें से 3 जो है डिडक्शन जो मैंने पहले भी बताई हैं उसमें से की जाएंगी। सबसे पहले ज़कात जो उसने दी होगी अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत, वो उसमें से काटी जाएगी। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन गिवन इन क्लास 61 ऑफ शेड्यूल 2, और अगर उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को कोई डोनेशन दी है, चैरिटी की है, कुछ भी जो से क्लास 16 में दिया गया है शेड्यूल 2 के, तो वो भी उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी। पेमेंट टू वर्कर ऑफ वेलफेयर फंड, वेलफेयर फंड के अगर वर्कर में उसने कोई पेमेंट की है तो वो भी जो उसकी टोटल अमाउंट होगी, जो उसकी टोटल इनकम होगी, उसमें से डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग होगी उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो लागू किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ कोई भी क्वेरी होता मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अकॉर्डिंगली आपकी हेल्प करूँगी। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।